नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। विरोध दल जहां मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। और इसी बीच मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया है और साथ ही प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर भी बयान दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रहलाद पटेल की ने क्या कुछ कहा। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार राजनीति जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों ले रहे हैं और केजरीवाल को लेकर प्रहलाद पटेल ने भी बड़ा बयान दिया है। न्यायालय से भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, ये उनकी तरफ से कहा गया है और लगातार उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तो आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल ने कहा है कि कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई है और केजरीवाल को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बयानबाजी तेज है और राजनीति भी लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और बीजेपी के तमाम नेता केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच एमपी की मोहन सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है और इस बार मध्य प्रदेश सरकार 5,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद सरकार की यह पहली उधारी है। खास बात यह है कि सरकार की वार्षिक सीमा का यह अंतिम कर्ज है और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के इस साल के लिए कर्ज लेने की सीमा खत्म हो जाएगी और इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार इस साल की तिमाही में 15,500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है, जबकि मोहन सरकार बनने के बाद सरकार अब तक कुल 37,500 करोड़ रुपए का खर्च ले चुकी है। और कर्ज पर वित्तीय मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान भी सामने आया। जगदीश देवड़ा ने कहा है कि कर्ज को जायज और प्रदेश के विकास के लिए जरूरी बताया। विपक्ष के पास कोई बोलने के लिए कोई मुझे लगता है कोई मुद्दा है भी नहीं और इस बात को अनेक बार हम विधानसभा के फ्लोर पर भी बोल चुके हैं और सार्वजनिक तौर पर भी हम बोल चुके हैं कि कोई भी सरकार कर्जा लेती है, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। कौन सी सरकार ऐसी है जो कर्जा नहीं लेती है? हिंदुस्तान में जितनी भी प्रदेश हैं सब में कर्जा लेते हैं। इनकी भी सरकारें रही, कर्जा लिया। कर्जा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में या जो भी कर्जा हमने लिया होगा तो कर्जा समय पे चुकाया। उसके नियम है, प्रक्रिया है उसकी। भारत सरकार से उसकी परमिशन लेना पड़ती है। एफआरबीएम का नियम बना हुआ है, उसी नियम के तहत कर्जा लेते हैं, कर्जा समय पर चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं। कर्जा लेकर के डेवलपमेंट करने का काम सरकार करती है। तालाब बनाती है, स्टॉप डैम बनाती है, सिंचाई योजनाएं, सड़क, कॉलेज, विद्यालय, ये सब डेवलपमेंट के काम करने के लिए सरकार कर्जा ले रही है। सरकार कर्जा समय पे चुका रही है। और भारतीय पुरातत्व विभाग की 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए धार पहुंची और टीम में वैज्ञानिक और अधिकारी शामिल हैं। इसमें दिल्ली और भोपाल के अधिकारी शामिल हैं। विवादित भोजशाला मंदिर और कमल मौला मस्जिद परिसर का सर्वे शुरू हो गया है। बता दें कि ये जांच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के हालिया आदेश के बाद से शुरू हुई है। सर्वे की वैसे जरूरत नहीं थी, पुराना सर्वे मौजूद है। हम लोग नए सर्वे के खिलाफ हैं। नए सर्वे के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें इंडिविजुअल तरीके से यहाँ करी गई है। बीच बीच में बहुत सारे तरीके से 2003 के बाद से नए नए इशू यहाँ पैदा किए गए हैं। अंदर बहुत सारी इलीगल गतिविधियां की गई है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट में हर तरीके से छेड़छाड़ की गई है और इसकी हर बार शिकायत मेरे द्वारा, समाज के और जनप्रतिनिधि द्वारा प्रशासन को, जिला प्रशासन को, केंद्र प्रशासन को सबको अवगत कराकर ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से जिस तरीके से हो हमने सब किया है। और इसी के तहत जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम 2019 में हाईकोर्ट के समक्ष गए, एक पिटीशन दायर की मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं उस नाते,
कि इसमें हाई कोर्ट दखल दे और कोई गाइडलाइन बना दे कि पुरातत्व विभाग अगर कोई चीज की अनुमति देता है अंदर जाने की तो उसका ख्याल भी रखे क्या क्या चीजें अंदर जाएगी, क्या क्या चीजें अंदर नहीं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे भोपाल से ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस हिसाब से ये एक बार सर्वे किया जा रहा है, ज्ञानवापी के तह पर यह सर्वे किया जा रहा है, उसी के एक तरह से कह सकते हैं कि चल कमलों पर चल के ये सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे अभी तक कहाँ तक पहुंचा है? पूरी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी सामने? देखिए, अगर सर्वे की बात की जाए तो शुक्रवार को ये सर्वे शुरू हो गया था। सुबह 6:30 बजे सर्वे शुरू कर इसमें जो एसआई की जो टीम है वो वहाँ पर पहुंच गए। इसके अलावा मजदूर वहाँ पर पहुंच गए थे। मजदूरों को पूरी जांच करने के बाद मेटल डिटेक्टर से अंदर जाने दिया गया। हालांकि मजदूर से खुदाई का सामान लेकर अंदर गए। तमाम जो है सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगाए गए हैं। जांच है वो कैमरों की निगरानी में की जा रही है। हालांकि आज दूसरा दिन है क्योंकि सर्वे शुरुआत हुआ, लेकिन नवाज का जो शामिल हुआ था नवाज के समय सर्वे को रोक दिया गया और उसके बाद जो है मुस्लिम पक्ष जो नमाज पढ़ रहे आए थे उनके द्वारा जो है सर्वे का विरोध भी दर्ज किया गया। लेकिन उससे पहले सर्वे को खत्म कर दिया गया। तो आज कल सुबह से टीमें सर्वे कर रही है, निशान लगा दिए गए हैं जहाँ जहाँ खुदाई हुई है उन स्थानों को चिन्हित कर दिया गया है जहाँ पर खुदाई करके ये पता लगाया जाएगा कि आखिर यहाँ पर गौशाला है या फिर मस्जिद है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले जब इस तरह की जांच हुई थी तो उसमें जो है मस्जिद बताया गया था, लेकिन अब दोबारा हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसमें अब दोबारा से जो है जांच की जा रही है। और देखा जाए तो इसको लेकर अब सियासत भी काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आखिर चुनाव काफी नजदीक है और चुनाव के समय में ही इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं। और लाजमी सी बात है कि यदि वहां मंदिर निकलता है तो इसका सीधा सीधा लाभ जो है बीजेपी को होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सियासत भी तेज है, सर्वे का काम भी काफी तेजी से जारी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी सर्वे को लेकर, इस सर्वे को अभी ना किया जाए, चुनाव काफी नजदीक है, लेकिन उस याचिका को भी जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सर्वे जो चल रहा है उसको सही बताया है। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन जिस हिसाब से ये सर्वे चल रहा है और 5 सदस्यीय टीम इस पे सर्वे कर रही है, क्या लगता है ये कब तक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी? इसकी ड्यूरेशन क्या कुछ दी गई है और कब तक एएसआई की टीम रिपोर्ट पेश करेगी कोर्ट के सामने? देखिए, लगभग 2 हफ्ते का समय जो है दिया गया जो है एएसआई की टीम खुदाई करके पूरा सर्वे करके। हालांकि और ज्यादा समय भी इसमें लग सकता है क्योंकि खुदाई की जानी है, तमाम मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाना है कि यहाँ पर मंदिर है कि मस्जिद, और तमाम तरह की जो जांचें हैं वो की जानी है वैज्ञानिक पद्धति से। तो अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, लेकिन कोर्ट ने जो है 2 हफ्ते का समय मांग दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी सर्वे में जो है ज्यादा समय लग सकता है। बिल्कुल नीरज, लेकिन जिस हिसाब से चुनाव हैं, चुनाव के समय ये सर्वे करवाना लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि क्या जहाँ पे सारे मस्जिद हैं वो अब मंदिर हैं, और यही वजह है कि कोई भी इस पे जाके पीआईएल दाखिल करता है, याचिका दाखिल करता है तो उस पे सर्वे के लिए कोर्ट कह देता है। तो इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है। चुनाव से पहले इसको कैसे देखा जाए? लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से आरोप भी कई लगाए जा रहे हैं नीरज। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय है और ऐसे में इस तरह का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित करेगा। उसका सीधा सा कारण ये है कि यदि जो सर्वे है मुस्लिम पक्ष में आता है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिमों के साथ अक्सर खड़ी दिखाई देती है, लेकिन अगर हिंदुओं के पक्ष में आता है तो बीजेपी शुरू से बीजेपी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है और हिंदूवादी पार्टी अपने आप को बताती है और हार्ड पर जो है काम करती है। जाहिर सी बात है कि इसका जो सीधा फायदा है वो कहीं ना कहीं मिलेगा यदि सर्वे रिपोर्ट में मंदिर बताया गया तो। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष से मुस्लिम मंदिर बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष के भी अलग अलग दावे हैं, लेकिन जिस हिसाब से राजनीति चल रही है और उस पर सियासत तेज है, बयानबाजी हो रही है, चुनाव है, क्या लगता है ज्ञानवापी की तरह इसकी भी तस्वीरें जल्द साफ हो सकती है और बहुत जल्द साफ हो जाएगा कि मंदिर या मस्जिद? देखिए, बिल्कुल इतिहास गवाह है कि जिस तरह से मुगलों ने जब शासन किया मध्य भारत पर तो जितने भी मंदिर थे वो कहीं ना कहीं तोड़ के मस्जिदों में उनको कन्वर्ट किया गया और इसके साक्ष्य जो है देखने को भी मिल रहे हैं। जिस तरह से रामलला की यदि बात की जाए
तो वहां पर भी जिस तरह से जो पूरा मामला चला और एक 500 साल की लड़ाई के बाद जो है रामलला वहां विराजमान हो पाए। तो इसके अलावा देखा जाए तो ज्ञान वापी की भी बात कर ली जाए, चाहे धार की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं पहले जिस तरह से यहाँ पर भोजशाला हुआ करती थी, तो हिंदू पक्ष का यही कहना है कि वो भोजशाला आखिर गई कहाँ, और उसी भोजशाला की जो तलाश है वो एएसआई की टीम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल नीरज, सर्वे होने के बाद रिपोर्ट जो आएगी उससे ही साफ होंगी तस्वीरें क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और भोपाल में आज जारी हो सकती है, आपको बता दें कि कांग्रेस की लिस्ट आज जारी हो सकती है। 12 से 13 नाम बताए जा रहे हैं जिन्हें फाइनल आज किया जा सकता है। शेष नामों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। मुरैना, ग्वालियर, दमोह में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बालाघाट, विदिशा सीट पर भी मंथन जारी है। तो आज कांग्रेस एक लिस्ट जारी कर सकती है और इस लिस्ट में कई नामों का ऐलान हो सकता है। 12 से 13 ऐसे नाम हैं जिनको आज फाइनल किया जा सकता है, लेकिन कई बचे हुए नामों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। चाहे फिर वो मुरैना, ग्वालियर और दमोह में की बात कर ली जाए। मुरैना, ग्वालियर, दमोह ये वो सीटें हैं जहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और बालाघाट, विदिशा पर भी मंथन जारी है। तो आज कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है जिसमें 12 से 13 नाम फाइनल बताए जा रहे हैं और कई सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। चाहे फिर वो ग्वालियर की बात कर ली जाए, दमोह की बात कर ली जाए, मुरैना की बात कर ली जाए, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही विदिशा, बालाघाट, ये इन सीटों को लेकर भी कांग्रेस का मंथन जारी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 12 से 13 नामों को आज फाइनल किया जा सकता है। एक सूची, एक लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की जाएगी और शेष बचे हुए नामों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। ग्वालियर, मुरैना, दमोह ये वो सीटें हैं जहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही बालाघाट, विदिशा, इन सीटों को लेकर भी मंथन कांग्रेस की तरफ से जारी है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो भोपाल से नीरज श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, जिस हिसाब से आज कांग्रेस की 12 से 13 नाम फाइनल कर सकते हैं, कौन लोग हो सकते हैं, किन नेताओं के नाम इसमें सामने आ सकते हैं? नीरज जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राष्ट्रीय चुनाव समिति है उसकी लगातार बैठकें चल रही है, कहीं ना कहीं अभी तक 10 नाम फाइनल हो पाए हैं और इसके अलावा जो और नाम जो है फाइनल करने हैं वो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को सीधे तौर पर जो है चुनाव परिणामों का पता है कि आखिर आगे वाले लोकसभा चुनाव के चुनाव परिणाम क्या होंगे, और इसको लेकर तमाम मशक्कतें चल रही हैं दिल्ली में। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि पहले चरण का जो नामांकन भी शुरू हो चुका है, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आज सूची जारी कर सकती है। जिस तरह से बैठक के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बताया था कि 50% युवाओं और वरिष्ठों को तवज्जो दी जाएगी। तो यदि वरिष्ठों की बात करें तो वरिष्ठों में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जो है राधोगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। उसका ये कारण बताया जा रहा है कि वो उनका गढ़ है और आज तक वहां से वो चुनाव नहीं हारे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा में दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो सकती है। हालांकि पहले भी दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़े थे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने उनको हरा दिया था। अब 3 हाई प्रोफाइल सीट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले विदिशा की बात करें तो विदिशा में भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव मैदान में है। खजुराहो की यदि हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा चुनाव मैदान में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खजुराहो की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने दे दी गई है समझौते के तहत। इसके अलावा बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो सबसे ज्यादा नजर उसी सीट पर है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है गुना ग्वालियर, और कहीं ना कहीं गुना ग्वालियर की बात की जाए तो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अरुण यादव को वहां से टिकट दिया जा सकता है। उसका मुख्य कारण ये रहेगा क्योंकि वहां पर यादव फैक्टर काफी हावी है और यादव समाज का वोट काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अरुण यादव का नाम गुना से जो है आ सकता है। इसके अलावा और भी बात की जाए तो बालाघाट से हिना कांवरे का नाम आ सकता है और विदिशा से विधायक देवेंद्र पटेल का नाम जो है कांग्रेस घोषित कर सकती है। उज्जैन से विधायक जो है महेश परमार हैं, उनका नाम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आज जो है कुछ नामों की सूची कांग्रेस जारी कर देगी, जो कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कि शाम तक जारी हो जाएगी।
बिल्कुल नीरज, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस अपने पत्ते खोलने में थोड़ा टाइम लगा रही है, पहले चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, बहुत कम समय बचा हुआ है चुनाव में, लेकिन कांग्रेस इतना समय लगा रही है जो अपने उम्मीदवारों के पत्ते खोलने में, क्या लगता है कि इससे काट दे पाना बीजेपी को, कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि जितनी देरी उतना लेट? देखिए, थोड़ा मुश्किल नहीं, जिस तरह से कांग्रेस अपनी कछुआ चाल चल रही है तो उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ी लेट नहीं है, काफी लेट हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने जहां पर अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, प्रचार रथों को रवाना कर दिया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मशक्कत करने में लगे हुए हैं, अब लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों की जो है रैलियां कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की शिवराज सिंह चौहान की कल एक तस्वीर भी देखने को मिली कि लोकल ट्रेन में उन्होंने पैसेंजर ट्रेन में जो है सफर किया और जनता से मिलते हुए ट्रेन में दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा संगठन जो है चुनाव अभियान में जुट गया है, लेकिन कांग्रेस का अभी तक कहीं से कहीं तक कोई दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि अगर भोपाल के पीसीसी कार्यालय की बात करें तो चुनाव का समय है, लेकिन वहाँ अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और आधार कार्ड सेंटर पर निर्धारित फीस से अधिक फीस लेने पर कंप्यूटर ऑपरेटर ने युवक के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरा मामला आधार कार्ड की निर्धारित फीस से अधिक फीस लेने को लेकर हुआ था। जब युवक ने पैसे देने से मना किया तो आधार कार्ड सेंटर के कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके साथी ने युवक के साथ मारपीट की। और खलघाट 4 लेन के गणपति घाट पर शुक्रवार रात करीब 8 बजे ट्रेलर वाहन में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग में विकराल रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार ऑयल पाइप फटने के बाद अचानक से वाहन में आग लग गई। घटना की जानकारी लगते ही दामोद और महेश्वर की 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और जिसके बाद कड़ी आग पर काबू पाया गया। उमरिया कोतवाली अंतर्गत डायल 100 की सजगता से आत्मघाती कदम उठाने वाले एक व्यक्ति की जान बच गई है। दरअसल बीती रात करीब 1:15 पर एक व्यक्ति के द्वारा डायल 100 पर आत्मदाह करने की सूचना दी गई, जिसके बाद ड्यूटी में तैनात विनोद सिंह और सहयोगी स्टाफ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर उस व्यक्ति को बचा लिया। विनोद सिंह की इस कार्रवाई से खुश होकर शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक DC सागर ने विनोद सिंह को 1500 रुपए नकद इनाम देकर और उमरिया पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के उनके कुशल नेतृत्व के लिए प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की। नमस्कार, मैं DC सागर AD शेड्यूल जोन। 22 मार्च 1:15 दरमियानी रात उमरिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पदस्थ ASI विनोद सिंह को डायल 100 पर कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। इस सूचना पर ASI उसका सहयोगी स्टाफ मौके पर गए और वहां पर आत्महत्या कर रहे उस कॉलर को फांसी के फंदे से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। इस प्रकार ASI द्वारा किया गया कार्य अत्यंत ही तत्परतापूर्ण एवं साहसपूर्ण है। मैं इनके काम की प्रशंसा करता हूं और साथ ही इन्हें 1500 रुपये के इनाम से भी अलंकृत करता हूं। इसके साथ ही उमरिया जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो कुशल नेतृत्व जिले में दिया जा रहा है उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, CBSE का देश भर के 20 स्कूलों पर एक्शन। 17 की मान्यता रद्द, 3 को किया गया डाउन ग्रेड और भोपाल का एक स्कूल भी इसमें शामिल है। नियमों का पालन नहीं करने पर यह एक्शन लिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर मान्यता को रद्द किया गया है। सरदार पब्लिक पटेल स्कूल की मान्यता रद्द की गई है। तो CBSE ने एक बार फिर से एक्शन लिया है। 20 स्कूलों पर यह एक्शन लिया गया है, जिसमें से 17 स्कूलों का मान्यता रद्द की गई है, 3 को डाउनग्रेड किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। भोपाल का एक स्कूल इसमें शामिल है और नियमों का पालन नहीं करने पर यह एक्शन लिया गया है और इसी को देखते हुए 17 स्कूलों की मान्यता को रद्द किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। CBSE ने एक बार फिर से एक्शन लिया है। CBSE का देश भर के 20 स्कूलों पर एक्शन लिया गया है। 17 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है और साथ में
3 स्कूलों को डाउनग्रेड किया गया है और इस पूरे मामले में भोपाल का एक स्कूल भी शामिल है। नियमों का पालन नहीं करने पर ये मान्यता को रद्द किया गया है। सरदार पब्लिक पटेल की मान्यता रद्द करने पर सीबीएसई का देश भर के 20 स्कूलों पर एक्शन लिया गया है। 17 स्कूलों की मान्यता को रद्द किया गया है। तो आपको बता दें कि सीबीएसई ने देश भर के 20 स्कूलों पर एक्शन लिया है और इनमें से भोपाल का भी एक स्कूल शामिल है। 17 स्कूलों की मान्यता को रद्द किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने को लेकर ये बड़ा एक्शन सीबीएसई की तरफ से लिया गया है। सरदार पटेल स्कूल की मान्यता को रद्द किया गया है। सीबीएसई का देश भर के 20 स्कूलों पर बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें से 17 स्कूल ऐसे हैं जिनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। 3 स्कूलों को डाउन ग्रेड किया गया है और इन सभी में भोपाल का भी एक स्कूल शामिल है। नियमों का पालन नहीं करने पर ये बड़ा एक्शन सीबीएसई की तरफ से लिया गया है और इसी को देखते हुए सीबीएसई ने देश भर के 20 स्कूलों पर एक्शन लिया है, जिसमें से 17 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है और 3 को डाउन ग्रेड किया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि विष्णुदेव साय का दौरा निर्धारित किया गया है। बस्तर दौरे पर रहेंगे विष्णुदेव साय। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल होंगे। दोपहर 11:55 को जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जगदलपुर में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री साय संबोधित करेंगे और आज बस्तर दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय रहेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन और उसके साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 11:55 पर जगदलपुर के लिए विष्णुदेव साय रवाना होंगे। जगदलपुर में सम्मेलन को आयोजित किया गया है और यहां पर विष्णुदेव साय शामिल होंगे। विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित करेंगे और आज बस्तर दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव, और जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं से वो संबोधित करेंगे। आज बस्तर दौरे पर रहेंगे विष्णुदेव साय और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसमें शामिल होंगे। दोपहर 11:55 पर जगदलपुर के लिए वो रवाना होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, बस्तर दौरा सीएम का कितना खास माना जा रहा है, कितना अहम माना जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां भी की गई हैं? सुधीर जी आर्यन, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा है। ये सबसे का दूसरा बस्तर दौरा है जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसी जनसभाएं की गई है ताकि बस्तर की लोकसभा सीटें हैं इसको कहीं ना कहीं मजबूती हमने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा जिस तरीके से बस्तर की एक सीट ऐसी थी जहाँ पर कहीं ना कहीं कमी रह गई थी भाजपा की। इस कमी को इस बार दूर करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर की जनता के बीच में जा रहे हो। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटियां हैं उनका डिलीवर कर रहे हो। साथ ही साथ इन गारंटियों के माध्यम से इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने लगातार दिखती है। आज अगर बात करें कार्यक्रम की, जगदलपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कांकेर में भी एक बड़ी जनसभा संबोधित करेंगे। साथ ही साथ हम मान सकते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो तैयारियां हैं वो भाजपा को तेज कर दी गई, तो लगातार जिस तरीके से हम जो दौरे हैं वो तेज कर दिए गए। क्योंकि हमने कल भी देखा जिस तरीके से राजनांदगांव के दौरे पर थे, तो दर्शाता है जिस प्रकार से भाजपा जो है लगातार तैयारी जुटी हुई है। जी बिल्कुल सुधीर, लेकिन जिस हिसाब से ये दौरे किए जा रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं और अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो लगातार इनके तरफ से तमाम दौरे किए जा रहे हैं, चाहे छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो, सब में शामिल हो रहा है। क्या संदेश देने की कोशिश है जनता को कि चुनाव से भी पहले धरातल पर बीजेपी के दिग्गज नेता हैं?
सुधीर। यूपी अगर देखा जाए तैयारी होता है तो लगातार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा तैयारी में पहले से ही दूसरी, तो अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले भी हमने देखा कि लगातार बैठकें चल रही थी, बैठकों के माध्यम से रणनीति बनानी जरूरी है। तो भाजपा का सीधा नियम मिल रहा है कि चुनाव कोई भी रहे। बिल्कुल सुधीर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भूपेश बघेल का चुनावी अभियान तेज कर दिया गया है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का दौरे पर रहेंगे। कबीर धाम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे। राज्य स्तरीय फॉग प्रतियोगिता में भी वो शामिल होंगे और लखौली में 2 दिवसीय फाग प्रतियोगिता में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लखौली में 2 दिवसीय फाग प्रतियोगिता है, उसमें शामिल होंगे भूपेश बघेल और भूपेश बघेल का चुनावी अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है। पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया को नोटिस दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अरुण पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की छवि धूमिल करने का यह आरोप लगाया गया है। दीपक बैज ने 3 दिनों में जवाब मांगा है। जवाब देने के लिए तलब किया गया है। पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया को कांग्रेस की तरफ से नोटिस दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कारण बताओ नोटिस अरुण को दिया है और अनुशासनहीनता का उन पर आरोप लगाया गया है। बस्तर के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने नियुक्तियां की है। निर्वाचन के लिए सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक नियुक्तियां की गई हैं। अधिकारी डॉक्टर जे गणेश नियुक्त हुए हैं। सामान्य प्रेक्षक यूपी कैडर के अधिकारी राम किशन को पुलिस प्रेक्षक बनाया गया है। और रायपुर में सीबीएसई का बड़ा एक्शन लिया गया है। रायपुर के 2 स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल की मान्यता को रद्द किया गया है। उसके साथ ही वाइकन स्कूल की भी मान्यता को रद्द किया गया है। तो लगातार ये सीबीएसई की तरफ से बड़ा एक्शन जारी है। 2 स्कूलों की मान्यता को रद्द किया गया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।